हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में लेट्स डिस्कस यूपीएससी मेन जीएस पेपर 1 सिलेबस एंड 2022 मेंस क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारा फर्स्ट, लेट्स विजिट टू द नोटिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसए का पेपर। लेट्स सी यूपीएससी क्या कहता है अपने एसए के पेपर के बारे में। कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसए ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। जैसा हमने देखा था, चार चार ऑप्शन थे, उनमें से एक सेक्शन ए से एक, सेक्शन बी से, यानी दो हिस्से लिखना था हमें। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट, यानी कि ज़्यादा इधर उधर ना भागें, अपने सब्जेक्ट से क्लोज रखने के मार्क्स मिले में। अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि इससे आपका एक ऑर्डरली वे में हो, एक फ्लो में हो, उसके भी मार्क्स होगा। सब्जेक्ट मैटर से स्टिक करने के मार्क्स हैं, एक फ्लो के भी मार्क्स हैं। एंड राइट कंसाइजली, और कंसाइजली क्योंकि वर्ड लिमिट एडर करना है आपको। ठीक है। क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो ये यूपीएससी अपने ऐसे पेपर के बारे में ऑफिशियली लिखता है। नाउ लेट्स मूव टू पेपर टू। पेपर टू इज नथिंग बट आवर जनरल स्टडीज पेपर वन, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है। लेट्स सी जनरल स्टडी जीएस वन पेपर जो फेमस है मेंस का, इसके सिलेबस क्या है। सो सिलेबस हमारा मोटा मोटी ये है: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसको इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी कहते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री में हमारे एंशियंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री हो गई जो बीच के मुगल या सल्तनत वाली हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री में हमारे सब कुछ आ गया, वैदिक पीरियड आ गया, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया। उसके बाद उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आपको आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट आ गया। देन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं जनरल पेपर वन में। एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सो इसमें वर्ल्ड की भी हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी आती है, और ये सोसाइटी भी इसका टॉपिक है, यानी सोसाइटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेट्स सी उसके अंदर आते हैं। तो सिलेबस क्या कहता है: इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर फ्रॉम द मॉडर्न एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। सो आर्ट फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आर्ट फॉर्म में जैसे पेंटिंग हो गए या दूसरे आर्ट फॉर्म हो गए हैं। लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, सारे बुक्स। वी हैव ऑलरेडी सीन कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक या लिटरेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्किटेक्चर फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर होगा, बेसिकली टेम्पल्स का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह के किस फेज में या किस किंगडम में किस तरह का स्ट्रक्चर होता था। देन आर्ट एंड कल्चर के बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम तक की जो तुम्हारी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी में आपकी वो आ जाती है, आपको हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल भी आ जाती है, और पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी इसमें। ठीक है। और जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट है, पर्सनालिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र हो गया, भगत सिंह, दूसरी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आइडियोलॉजी पे पूछ सकती है। जो भी इश्यूज हैं उस पर भी पूछ सकती है, और जो भी इवेंट्स हुए थे जैसे जालियांवाला बाग पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंट है, उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। देन फ्रीडम स्ट्रगल अलग से फिर से मेंशन किया है। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेज, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल है उसके वेरियस स्टेज कैसे थे। पहले कैसा था, यानी 1857 के रिवोल्ट हुए थे, उसमें क्या था नेचर। फिर बाद में जब कांग्रेस पार्टी फॉर्म करती है, नेशनल मूवमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। फिर एक बार जब महात्मा गांधी आ जाते हैं, फिर उन्होंने हमारे नेशनल मूवमेंट को कैसे शेप किया, वो सारे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, अगेन जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, contributors and contribution from different part of the country, different part of the country के important contributors से और क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, साउथ इंडिया के हों, जो हमारे सेंट्रल इंडिया से हो या नॉर्थ इंडिया से हो, सब हमारा पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का। फिर पोस्ट इंडिया कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली मेंशन किया है यूपीएससी। पोस्ट इंडिया कैसे हमने स्टेट को, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट को कंसोलिडेट किया अपनी इंडिया में, और रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कैसे हुई। पहले जनरल रीऑर्गेनाइजेशन रखा गया, फिर एक टाइम के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर दूसरे मोमेंट्स में जैसे रिसेंटली जो हमारा झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना है, वो सारे ट्राइबल मूवमेंट पे हैं। तो वो सारे से भी क्वेश्चन पोस्ट इंडिया पे यूपीएससी पूछ सकती है।
ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, यहाँ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अब इम्पोर्टेंट है। विल विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 इम्पोर्टेंट है। रीड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, उस पे क्वेश्चन पूछती है। डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश ने फिर अपनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने के स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल फिलोसफीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कम्युनिज्म है कार्ल मार्क्स का, कैपिटलिज्म है जनरल जोगेस में अभी भी फॉलो होता है, सोशलिज्म क्या होता है जो बेसिकली हम इंडिया में फॉलो करते हैं। देयर फॉर्म्स, उसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ एक्सट्रीम होते हैं, कुछ थोड़े से माइल्ड होते हैं, कुछ बहुत लिबरल होते हैं उनके फॉर्म, और उसके इफेक्ट सोसाइटी पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली देन सेलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, अब इंडियन सोसाइटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेलेंट फीचर हो गया जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, या दूसरी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है सोसाइटी में। और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जैसे डिफरेंट 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 लैंग्वेज है इंडिया में, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, उस तरह से उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इस वाले GS1 पेपर में यूपीएससी पूछ सकती है। उसके अलावा रोल ऑफ वुमेन स्पेसिफिकली मेंशन है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉपुलेशन से एसोसिएटेड क्या क्या इशू है, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है। डेवलपमेंटल इशू पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डेवलपमेंटल इशू है, जैसे आप जंगल काट के अगर कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होने चाहिए। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्या इशू होती है, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है आपको कि जो भी नेशनल से इंपॉर्टेंट जो इस तरह के इशू है, पॉवर्टी से, पॉपुलेशन से, डेवलपमेंट इशू है, इसके प्रॉब्लम भी आप समझिए और इसके सॉल्यूशन क्या है इसको भी आपको समझना चाहिए अल्टीमेटली, बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट आप इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही कोशिश कीजिएगा। लेट्स मूव फर्दर। GS1 के फर्दर इसमें सिलेबस का पार्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, जो 1991 में रिफॉर्म्स हुआ था, जिसके बाद ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। तो उस ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो यू शुड नो एवरीथिंग। क्रिटिकल एनालिसिस करना है, इसमें कि सब अच्छा अच्छा भी नहीं है, सब बुरा बुरा भी नहीं है। अच्छे क्या है, बुरा क्या है, अच्छे अच्छे हैं तो उनको फर्दर अच्छा कैसे कर सकते हैं, बुरा है तो उसको फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इसके फर्दर बुरा क्यों करेंगे। ठीक है। देन सोशल एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। सोशल एम्पावरमेंट चाहे आपको बैकवर्ड कास्ट का एम्पावरमेंट हो या वुमेन का एम्पावरमेंट हो। उसके बाद कम्युनलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनलिज्म जो कम्युनलिज्म बेसिकली कम्युनल होता है। कम्युनलिज्म बहुत फॉर्म के होते हैं, विल स्टडी अबाउट इट। इंडिया में बेसिकली कम्युनलिज्म हमारे रिलीजन के बेसिस पे होता है। उसी तरह से रीजनलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अभी भी हम नॉर्थ और साउथ में काफ़ी डिवाइड देखते हैं, उसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वी विल अंडरस्टैंड एंड विल गो थ्रू the chapter. We will read all this, we will study all these terms and their pros cons और उसके इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पर। ठीक है। सेलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया की ज्योग्राफी, आपको मोटा मोटी वर्ल्ड की ज्योग्राफी का भी आइडिया होना चाहिए। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा मिनरल कहाँ है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में प्लस वर्ल्ड में भी, सी यहाँ वर्ल्ड भी है, क्या कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे तेल का रिसोर्सेज है, कहाँ पे आपको आयरन का रिसोर्सेज है, कहाँ पे आपको दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे कोल है, वो सारा पता होना चाहिए। इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ये वाला पार्ट हो गया। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उनका फैक्टर जो उनके लोकेशन में मदद करता है। ठीक है। इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, तो वर्ल्ड लेवल पे भी ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अपने रीजन के भी आसपास नेबरिंग कंट्री का भी पता होना चाहिए, और वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे तो पता होना ही चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, साइक्लोन हुआ, साइक्लोन इंडिया से ये नेशनल डिजास्टर का भी पार्ट है हमारा। ये इसका ऐसा ज्योग्राफी क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, वो सब वी विल स्टडी इन द सिलेबस, बट यूपीएससी एक्सप्लिसिटली अपने सिलेबस में मेंशन करती है। ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन, ज्योग्राफिकल फीचर क्या क्या है, उनका लोकेशन कहाँ का, एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर,
and their location, फिर change in the critical geographical feature including water bodies, जो चेंज हो आया है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर में, जैसे वाटर बॉडी हुआ, आइस कैप मेल्ट हो रहा है, वाटर बॉडीज पोल्यूट हो रहे हैं, कहीं कहीं पे लेक ड्राई होते जा रहे हैं, एंड फ्लोरा फौना, फ्लोरा आपके एनिमल्स हो गए, तो फ्लोरा आपके प्लांट, फौना नहीं, फ्लोरा प्लांट्स हो गए, फौना एनिमल्स हो गए, एंड इफेक्ट ऑफ सब चेंजेस, और उन सारे चेंजेस के इफेक्ट क्या हैं, जैसे ये यूपीएससी हमारा पूरा GS1 का पार्ट है। अब एक बार ये सिलेबस हमें क्लियर हो गया, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर जो 2022 में आया था। सो जस्ट अभी फॉर द स्टार्ट, सिलेबस से स्टार्ट करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट एक साल का, तो प्रीवियस ईयर का, एंड देन वंस वी कंप्लीट द सिलेबस वी विल ट्राई टू कवर अदर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो, जब हम डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो GS1 का पेपर आपका ऐसा आएगा, और इसको पेपर 2 कहते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 1 है आपका। सो ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। इसमें आपके बेसिकली ऑब्वियसली यूपीएससी चेंज कर सकती है, बट लास्ट के कुछ साल से यही फॉर्म है कि टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपको 150 नंबर के होते हैं, और जिसमें 2 पेज मिलता है, और 10 क्वेश्चन आपके 250 नंबर के होते हैं, जिसको लिखने के 3 पेज मिलता है, ठीक है। कि वर्ड लिमिट लिमिट को दिमाग में रखना है, बट अब बहुत इजी हो गया वर्ड लिमिट, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर मिलता था, क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था, तो एक क्वेश्चन कोई भी कितने पेज में लिख दिया। अब यूपीएससी के आंसर में ही क्वेश्चन पेपर रहता है, उसके नीचे ही आंसर के लिए लिमिटेड स्पेस रहते हैं, सो इजिली ये वर्ड लिमिट वाली चीजें हो जाती हैं। एनी पेज और द पोर्शन लेफ्ट इन द क्वेश्चन पेपर मस्ट बी क्लियरली स्टेप ऑफ, ये फिर लास्ट में करना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, जो कि बहुत खतरनाक हो जाता है आपके यूपीएससी ड्रीम के लिए। कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर रहता है कोई भी पेपर ब्लैंक का, तो यू शुड क्लियरली स्टफ ऑफ यहाँ पे कैंसिल लिख के उसको दिखाना है कि हाँ कैंसिल है, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पेपर मतलब कोई कैंसिल लिखना छोड़ दोगे तो मतलब एकदम ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट आई गेस कि नंबर काट सकती है यूपीएससी उस केस में, ठीक है। जैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 1 आया था, हाउ विल यू, जैसे भाई 150 नंबर 150 वर्ड्स में लिखते हैं, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर। देखो जैसे मेडिवल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट योर सोशल लाइफ, रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि तुमको जस्ट हमें जस्ट यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि टेम्पल का स्ट्रक्चर बस पता हो, अब उसको को रिलेट करना है हमारे सोशल लाइफ से, ठीक है। तो जस्ट अभी ज़्यादा बता के कोई फ़ायदा नहीं, व्हेन वी विल गो थ्रू द सिलेबस, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे लिखना है, ठीक है। बट जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन यू विल कम टू नो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी कोई स्कल्पचर के बारे में यू शुड नो कि एंशियंट में कैसे स्कल्पचर थे, कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे, मिडिवल टाइम में कैसे चेंजेस आए, एक बार जब बाहर के जो आपके मुस्लिम जो रूलर्स एक बार इंडिया में रूल किया उन्होंने कैसे लाया, जो पास्ट में हमारे इंडो टेम्पल थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था, आपस में जो इंटरमिक्सिंग हुई, we will cover all that as a part of our syllabus. Question number 2 था, why did the armies of British East India, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of Indian rulers? So just event नहीं पता होना चाहिए, यूपीएससी देखो डीप थोड़ा नॉलेज एक्सपेक्ट करती है, कि ऐसा नहीं कि अच्छा ब्रिटिश और इंडियन रूलर की लड़ाई हो गई, ब्रिटिश जीत गई और वो हार गए, बस यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू कि आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई वहाँ भी तो इंडियन सोल्जर ही लड़ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश के तो ऑफिसर्स होते थे जनरली, ऑफकोर्स ब्रिटिश के सोल्जर्स भी होते थे, बट मोस्टली इंडियन सोल्जर्स से ब्रिटिश आर्मी के पास होते थे। तो वहाँ भी जब सोल्जर्स सब जब दोनों जगह सेम है, तब फिर क्यों ब्रिटिश जीत जाती थी, जबकि इंडियन वालों को यू विल सी व्हेन यू गो थ्रू द हिस्ट्री पार्ट, विल सी कि इंडियन वाले जो रूलर्स थे उनको हमेशा न्यूमेरिक एडवांटेज होता था, क्यों हार जाते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर हमारा उसका डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा, बट सी थोड़ा सा उसके रीजंस, दैट्स व्हाई व्हेन वी विल स्टडी द सिलेबस, सो द सिलेबस के फैक्ट्स एंड देन उसके रीजंस, उसके पीछे के रीजंस वी हैव टू स्टडी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज देयर सडन स्पर्ट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल में बहुत सारे फेमाइन हुए थे, वो क्यों हुए थे सिंस मिड 18th सेंचुरी, उसका रीजन पूछा है डायरेक्ट यूपीएस से। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी रॉक, ये ज्योग्राफी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी उसने पढ़ा होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रॉक होती हैं, तो ये डायरेक्ट यूपीएस से पूछा कि प्राइमरी रॉक के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। तो ऐसे 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 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे जब सिलेबस पे पकड़ होगी, जब सिलेबस गो थ्रू होगा, बिकॉज दूसरे तरह के क्वेश्चन में मे बी यू विल हैव टू जस्ट से
स्टॉप एंड थिंक बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर याद रहते हैं तो खटाखट खटाखट लिख के वी कैन सेव टाइम फॉर दोज क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, ठीक है। Now fifth question, discuss the meaning of color coded weather warning cyclone color coded weather warning for cyclone prone areas given by meteorological department. This is again important disaster management का भी पार्ट है, ऑल्दो उसमें नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट अगेन देखो कुछ चीजें होती हैं कि जो कि ओवरलैपिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोन हो गया, ये तुमको ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी पार्ट है, तो बहुत ज्यादा वाटर टाइट कंटेनर में नहीं होता यूपीएससी का पेपर, सो दैट्स व्हाई यू शुड, मतलब कोई भी चीज का व्हेन वी विल स्टडी द सिलेबस वी विल ट्राई टू इंटरलिंक। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी को इंटरलिंक कर सको तुम, जो सोशल सिनेरियो उससे, फिर उससे इकोनॉमी भी एसोसिएट कर सको। दिस इंटरलिंकिंग अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो एज अ सिलेबस का पार्ट जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट अगेन यहाँ पे न्यूज़पेपर काम आ जाता है, न्यूज़पेपर काम आ जाता है, क्योंकि वहां जब भी साइक्लोन की वार्निंग आएगी तो जरूर लिखा रहेगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेड अलर्ट जारी किया या ऑरेंज अलर्ट है। तो जो भी क्यूरियस मतलब यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि यू शुड नो कि अब उसका रेड का इसका क्या मतलब है। दूसरी तरह से जब भी दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस होता है तो वो सीवियर कैटेगरी होता है, वेरी सीवियर कैटेगरी होता है, मॉडरेट कैटेगरी होता है। यूपीएससी एक्सपेक्ट कैंडिडेट शुड नो अबाउट दोज कैटेगरी, उसका कलर कोड क्या है, ठीक है, और उस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है उसको और फिर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगेन डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्रेजेंट डेक्कन ट्रैप का डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन है। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। विंड एनर्जी ऑफ इंडियन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। सो व्हेन वी विल स्टडी वी विल स्टडी कि लिमिटेड क्यों है। जैसे ऐसे देखो तो हर जगह हवा बहती है, बट हर जगह तुम वी कैन नॉट विंड मिल, ठीक है, तो वो सारी रीजन भी पता होनी चाहिए। लाइक सोलर जब हम लगा रहे हैं, विंड मिल लगा रहे हैं, या कोई भी दूसरे एनर्जी जनरेशन के लिए हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं वहाँ पे, उसका रीजन भी पता होना चाहिए, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, वो देखिए वो सारे करिए। सो दैट्स व्हाई डिस्कशन, द आइडिया बिहाइंड डिस्कसिंग दिस पेपर इज दैट यू शुड सो दैट यू गेट टू नो कि सिलेबस पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। पीरियड क्वेश्चन एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। ये देखो वर्क फ्रॉम होम कोविड से रिलेटेड आया तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बना है, तो जो भी वर्किंग है दे नो कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी ऑफिस बंद हो गया था वर्क फ्रॉम होम का। अब उससे पूछ रहा है यूपीएससी कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ फैमिली एंड रिलेशनशिप का। तो ऑब्वियसली इस तरह के जो यूपीएससी एक्सपेक्ट थे, ऐसे जो मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट हुए कोविड, उसका सबसे वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर प्रमोट हुआ। तो यूपीएससी डजंट एक्सपेक्ट से बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। यूपीएससी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यू थिंक बियॉन्ड दैट ऑल्सो एंड ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा वर्क फ्रॉम हुआ तो उसका फायदा हुआ कि नुकसान होगा, फायदा हुआ तो क्या क्या हुआ, नुकसान हुआ तो क्या क्या हुआ, किसके फायदा हुआ, फैमिली के रिलेशन पे क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या कंपनी लेवल पे क्या फायदा नुकसान हुआ, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ना, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ द टीयर 2 सिटी रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद द emphasis ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। अगेन ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, कल्चर ऑफ कंजम्पशन। फिर ये न्यू मिडिल क्लास और टीयर 2 सिटी, ये तुम्हारा टीयर 2 सिटी जो हम पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा इसमें से कॉन्सेप्ट आता है, और न्यू मिडिल क्लास ये तुम्हारे सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट मिक्स से क्वेश्चन होते हैं, दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एज अ होल, पहले सिलेबस पढ़ना फिर इनका इंटरलिंक समझना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट यूपीएससी क्वेश्चन इन अ बेटर वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव द डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी। अब इंडिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जैसे हम बस बोल देते हैं ट्राइबल, बट व्हेन वी विल स्टडी ट्राइबल्स वी विल गेट टू नो कि सारे ट्राइबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। कोई बहुत प्रिमिटिव होता है, कोई ऑलमोस्ट इंटीग्रेट कर चुका है जो मेन पॉपुलेशन है इंडिया के, और प्लस अपने कल्चर सबका होता है। कोई मतलब अब विलेज में रहते हैं, कोई ट्राइबल्स अभी भी जंगल में रहते हैं, उनके लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं, उनकी बिलीव्स डिफरेंट होती हैं। तो यूपीएससी इज आस्किंग कि तुमको जस्ट ट्राइबल के बारे में पता ना होना चाहिए, कि डाइवर्सिटी के बारे में पता है कि नहीं, विद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दे विल कंसिडर सिंगल एंटिटी, और किस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको सिंगल एंटिटी माना जाए और किस स्पेसिफिक कंटेंट में उसको डाइवर्स माना जाए। सो सब पता होना चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं सब, मतलब उसके जो मेजर टिप्स है, जैसे ट्राइबल है तो क्यों सबको सब ट्राइबल क्यों कहा जा रहा है ये भी पता होना चाहिए, और सब क्यों सेम नहीं है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, द पॉलिटिकल एंड, अब 250 नंबर वाले 250 वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए हैं। द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज हैज बीन कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी डिस्कस। अब मिड 19th सेंचुरी से वी विल डिस्कस की बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश ने कन्वर्ट किया था, उससे थोड़े बहुत रीऑर्गेनाइजेशन हुए होंगे, कुछ प्रीवियस प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया होगा, फिर जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने, फिर आजकल ट्राइबल्स के बेसिस पे बने, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो वो सारे एग्जाम्पल नोट करके और फिर UPSC expects that we discuss it in a proper way. Discuss the main contribution of the Gupta period, Chola period to the Indian heritage and culture. डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमको पता होना चाहिए गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड। बहुत देखो मेंस प्रीलिम्स में कुछ कोई भी किंगडम या किसी भी हो सकता है, बट चूंकि मेंस में बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, एंड हियर देयर इज नो फोर ऑप्शन कि जिसको देख के याद आ जाए, सो पढ़ने को तो सब पढ़ना है, बट जो मेजर है जैसे गुप्ता रूलर, जैसे चोला थे साउथ इंडिया के, उसी तरह से मुगल्स हुए हैं या पालास हुए हैं आपको बंगाल के, इन सब के बारे में वी शुड UPSC एक्सपेक्ट की नॉलेज हो, उनके कल्चर और हेरिटेज में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब लायन और बुल काफी इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी है, आर्ट में भी है, आर्किटेक्चर में भी है, सो यू शुड जो भी हिस्ट्री के नॉलेज है और प्लस माइथोलॉजी के भी नॉलेज यहाँ पे UPSC पूछ रही है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन किया था तो वो जो भगवान विष्णु का नरसिम्हा का अवतार था उसका भी एग्जांपल दिया था, वो लायन एक तरह से लायन फिगर हो गया, उसी तरह से बुल काफी, जैसे नंदी बुल, इसका क्या बोलते हैं शिव जी का नंदी बुल है, उसका रेफरेंस होता है। फिर बुल तो हमारे तुम्हारे लायन बुल तो हमारे इसमें नेशनल एम्बलम में भी है, उसी तरह से आर्ट आर्किटेक्चर फॉर्म में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसका एग्जाम्पल देखिए उनका सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल लायन हो सकता है सिग्निफाई करता हो विगर और पावर, विगर करता हो, बुल पावर करता है सिग्निफाई। सो एग्जाम्पल देके चीजें देके we have to answer this question. Then 14, what are the forces that influence ocean current? ये डायरेक्ट UPSC का इसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ओशन करेंट्स वी विल स्टडी एज अ सिलेबस, उसका व्हाट आर द उसमें फोर्स दैट इन्फ्लुएंस पूछ रहा है, तो उसमें वी विल स्टडी द फोर्स, उसमें विंड भी होती है, कोरियोलिस इफेक्ट होती है अर्थ के रोटेशन की वजह से, प्लस बहुत फैक्टर होता है, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ वाटर होता है, इन सब की वजह से करंट बनता है। एंड वी विल स्टडी द डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी सिलेबस, ठीक है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री हमें पता है जनरली इक्वेटोरियल कंट्री होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखो वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन है, तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया में रबर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, यू शुड हैव सम आइडिया कि वर्ल्ड में भी रबर इस तरह की जो मेजर चीज़ हैं जैसे रबर में या दूसरे पाम ऑयल का प्लांटेशन है, ये कहाँ कहाँ होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन यहाँ पे अगर मैप बना के तुम मार्क कर पाओ तो दिस अगेन एडवांटेज हो जाता है। दैट्स व्हाई UPSC के आंसर राइटिंग में बहुत बार बहुत टॉपर्स कहेंगे कि मैप वेप बनाना, ग्राफ बनाना, चीज़ें बनाना, इससे आंसर और एनरिच होता है। इंडिकेटिंग द मेजर इन्वायरमेंटल इशू, अब वी विल स्टडी अबाउट दोस थिंग्स, और मेजर इन्वायरमेंटल इशू है ही यार, अब उस तरह के इक्वेटोरियल कंट्री में ऑब्वियसली फॉरेस्ट हुआ करता होगा नेचुरली, उसको काट के ही रबर बनाओगे, फॉरेस्ट कटेगा तो ऑब्वियसली फ्लोरा फौना दोनों का लॉस होगा, तो वी विल स्टडी अबाउट इट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। नाउ 16, मेंशन द सिग्निफिकेशन ऑफ स्ट्रेट एंड इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। स्ट्रेट ऑफ इस्थमस होता है इन दोनों में से एक आई गेस होता है स्टेट, पाक स्टेट इंडिया स्टेट होता है दो लैंड मास के बीच का पतला सा सी का एरिया, और इस्थमस होता है मेरे ख्याल से दो सी के बीच में पतला सा एरिया, उसका इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या है, तो यू शुड नो अबाउट द पनामा कैनाल एंड ऑल दोस थिंग्स, वहाँ पे चीज़ें पता चलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि स्ट्रेट है तो वहाँ से जाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे, कंट्री से घूम के जाना होगा, तो ये सारी चीज़ें का पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, और एज अ क्यूरियन फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल स्टडी दैट्स व्हाई रेफरिंग टू द मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ट्रेड या इसके बारे में पढ़ोगे, यू विल स्टडी अबाउट द ट्रेड रूट, सी इट इन द मैप कहाँ पे है, कैसा है, उसके वजह से क्या क्या फेमस हुआ, देन if you will study in that way then you will be able to answer these type of questions.
17 troposphere is very significant atmosphere लिखते हैं and determine weather process how. Direct geography का क्वेश्चन है. We will study about the different layer of the atmosphere, उनके significance क्या है, कैसे form होते हैं, and इससे related question है. Analysis the salience of sect in Indian society vis-a-vis caste, region and religion. Obviously sect किसी भी सेक्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो खुद को डिस्टिंग्विश मानते हैं दूसरों से, और ये सेक्ट को यूपीएससी कह रही है उसके सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करना किसके रिस्पेक्ट में, कास्ट के, रीजन के और रिलीजन के रिस्पेक्ट में. कास्ट के बेसिस पे सेक्ट कैसे बन जाता है, रिलीजन के बेसिस पे सेक्ट कैसे बन जाता है, रीजन के बेसिस पे कैसे बन जाता है, और उनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है. 19 क्या किया, आर टॉलरेंस, assimilation and pluralism the key element in making of an Indian form of secularism. जस्टिफाई योर आंसर. अब तुम ना भी बोलोगे तो भी जस्टिफाई करना है अपने आंसर से. अगर डाई हार्ड वो हो तुम, एंटी सेक्युलरिज्म हो, और अगर तुम सेक्युलरिज्म के फेवर में हो तो यू हैव टू जस्टिफाई कि ये कैसे इनको की एलिमेंट्स कैसे हैं इंडियन सेक्युलरिज्म फॉर्म करने में. सो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट सेक्युलरिज्म वी विल स्टडी कि इंडियन सेक्युलरिज्म बाहर के सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट है. मोटा मोटी बाहर सेक्युलरिज्म मतलब गवर्नमेंट कंप्लीटली खुद को डिस्टेंस कर देगी रिलीजन से. इंडियन के सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट बस सारे सेक्युलरिज्म से डिस्टेंस नहीं करती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है. वी विल स्टडी अबाउट इट, फिर अपना आंसर जस्टिफाई करना है. लास्ट क्वेश्चन था इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. अब रिलेशनशिप पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन का और नए टेक्नोलॉजी का ऐसी दुनिया में जहाँ पे कोई भी रिसोर्स बहुत स्कार्स है. मतलब रिसोर्स ऑब्वियसली हमेशा स्टाफ से रहते हैं, मारा मारी रहता है रिसोर्स का, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. सो पूछते हैं तो वहाँ जैसे हमने सिलेबस में पढ़ा ग्लोबलाइजेशन और वो सारे का इम्पैक्ट तो विद रेफरेंस टू इंडिया और टेक्नोलॉजी से करके यू हैव टू डिस्कस. सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी टर्म्स पढ़ेंगे तो वी हैव टू स्टडी इन अ वे, एंड फिर जब न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे चीज़ें पढ़ोगे तो ओवरऑल नॉलेज ऐसा डेवलप करेगा. वी विल नो कि अच्छा इस टर्म का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है, इंडिया पे क्या होता है, दूसरे से इंटर रिलेशन कैसे हैं. दैट्स व्हाट यू यूपीएससी एक्सपेक्ट इन द मेन आंसर. सो दिस वाज द GS1. सो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है. अगर सिलेबस किसी ने भी अच्छे से पढ़ा है तो ही विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. वहाँ पे फिर मतलब कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा वो डिसाइड उससे होता है. कौन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, बिकॉज 3 घंटे में ये सारे 20 क्वेश्चन प्रॉपरली लिखना ये एक अपने में चैलेंज होता है. एंड देन फिर जब तुम आंसर लिख रहे हो तो तुम ऑर्गेनाइज वे में लिख रहे हो कि नहीं, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और थोड़ा बहुत कंक्लूजन, स्पेशली जो क्रिटिकल एनालाइज वाले क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी उस पर अटेम्प्ट करती है. और फिर जब ये दोनों चीज़ लोग कर लोगे कि हाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, एक स्ट्रक्चर में भी लिख रहा है, फिर तुम्हारे कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कितने अच्छे से कितने फैक्ट्स उसमें डालता है, कितने टर्म्स डालता है. सो व्हेन वी विल डू द आंसर राइटिंग देन वी विल डिस्कस कि कहाँ से कौन कौन फैक्ट्स ला के वी कैन एनरिच आवर आंसर टू गेट द बेटर मार्क्स. क्योंकि याद रखो अल्टीमेटली ये मेन ही है, दिस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस मेन्स क्वेश्चन एंड सिलेबस एंड क्वेश्चन, बिकॉज इट इज मेन ही है जो डिसाइड करेगा तुम्हारा यूपीएससी निकलेगा कि नहीं. क्योंकि प्रीलिम्स यार बहुत बार ना वो 50-50 टुक्का वाले भी चीज़ें होती हैं. एक प्रिपरेशन के बाद फिर तुम्हारा लक फैक्टर भी होता है. क्योंकि यू सी बहुत जैसे टॉपर्स का देखोगे एक साल प्रीलिम्स निकल गया था, फिर एग्जाम दिया, फिर नहीं निकला. मतलब जो टॉप मतलब बहुत जिसका यूपीएससी निकल भी गया था वो भी नेक्स्ट ईयर बहुत बार प्रीलिम्स देता है तो 2-3 साल नहीं निकलता है, और फिर जब निकलता है तो फिर फर्दर टॉप कर जाता है. सो और हाँ, लेकिन मेंस में कोई उस तरह का किस्मत सिस्टम नहीं चलता है. जिसने भी सिलेबस अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अपना नोट मेकिंग किया होगा कंसाइज वे में ताकि वो प्रॉपरली रिवाइज कर पाए, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, अपना वे ऐसा रखा है कि साफ सुथरा आंसर फास्ट में लिख सके, उसी का मेंस क्लियर होगा. जिसने ये नहीं किया है वहाँ पे कोई तुक्का नहीं चलता है. So that was all about GS1 paper. We have seen the syllabus. We have discussed the 2022 question. So let's meet in next video जिसमें हम GS जनरल स्टडी टू उसका पेपर और सिलेबस और पेपर 2022 का डिस्कस करेंगे. जय हिंद.